प्यारे बच्चों, नव प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लीना पुरोहित आपको सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हितोपदेश नामक पुस्तक का अध्ययन कराने जा रही हूँ। हितोपदेश क्या है? एक नीति कथा का ग्रंथ है जिसे नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। तो इसके अंदर मित्र लाभ हमारे कोर्स में है। उसको प्रारंभ करने से पहले हम हितोपदेश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संस्कृत नीति कथा साहित्य में हितोपदेश का अद्वितीय स्थान है। अब बात आती है नीति कथा। तो कथा, नीति कथा क्या है, ये आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। कथा साहित्य को दो भागों में बांटा है। एक है नीति कथा और दूसरा है लोक कथा। नीति कथा, उसमें पशु पक्षियों को कथा का पात्र बना करके नीति ज्ञान का उपदेश प्रदान किया गया। जो लोक कथाएं होती हैं उसमें उसके पात्र जो होते हैं मनुष्य होते हैं, और लोक कथाओं में मानव जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है। तो हमारा जो हितोपदेश ग्रंथ है वो है नीति कथा। नीति कथा का अद्वितीय ग्रंथ है हितोपदेश। इसके प्रणेता हैं नारायण पंडित। बंगाल के राजा धवल चंद के आदेश के अनुसार कवि ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। तो धवल चंद जो है वो बंगाल के मांडलिक राजा थे, और नारायण पंडित जो हैं वो राजा धवल चंद के राजकवि थे। उन्होंने आदेश दिया और नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। इस आधार पर यह सिद्ध होता है कि नारायण पंडित की जन्मभूमि बंगाल ही रही होगी। अब आइए हम देखते हैं कि इसका रचना काल, कब इसकी रचना हुई। तो हितोपदेश का रचना काल 1400 ईस्वी माना गया है। अब कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी बातें कहाँ से इकट्ठी करी, उसके बारे में बताया गया है कि हितोपदेश का मुख्य आधार पंचतंत्र को कहा गया। पंचतंत्र भी विष्णु शर्मा लिखित बहुत महत्वपूर्ण नीति साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। तो उसी पंचतंत्र से लेकर के हितोपदेश की कथाओं की रचना नारायण पंडित द्वारा की गई है। हितोपदेश की कथा वस्तु के बारे में बात करें तो हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं। कौन कौन से? पहला है मित्र लाभ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा सुहद भेद, तीसरा विग्रह, और चौथा है संधि। मित्र लाभ के अंतर्गत क्या है कि इसके अंदर मित्र के गुण दोषों का वर्णन करा है और चतुर मित्र से लाभ प्राप्ति का कथन किया गया है। इसके साथ ही इसमें बताया है कि छली और कपटी व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए। दूसरा परिच्छेद है सुहद भेद। इसमें 2 मित्रों में भेद उत्पन्न करके उनके विनाश कर देने का वर्णन किया है। तीसरा परिच्छेद का नाम है विग्रह। इसमें विग्रह यानी 2 शत्रुओं की मैत्री का विग्रह करना, तोड़ देना, इस विधि का प्रतिपादन किया है। चौथा परिच्छेद का नाम है संधि। संधि यानी कि मेल मिलाप। अपने स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए यथा अवसर शत्रुओं से संधि कर लेनी चाहिए और बाद में शत्रुओं का नष्ट कर देने का वर्णन इसमें किया गया है। तो हितोपदेश के अंदर ये 4 परिच्छेद हैं और हितोपदेश में 4 मुख्य कथाएं हैं और 39 उपकथाएं हैं। अब हम देखते हैं कि हितोपदेश जो हमारे कोर्स में मित्र लाभ है उसका वर्णित मुख्य विषय क्या है,
या उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है। तो संस्कृत नीति कथा साहित्य में अनेक विशेषताएं हैं। तो हितोपदेश की क्या है? हितोपदेश का है कथा द्वारा रंजन। हितोपदेश में पशु पक्षियों को पात्र बनाया है। पशु पक्षियों की कथाओं द्वारा बालकों का मनोरंजन किया है और कथा के प्रवाह के लिए गद्य का और नीति विषयक उपदेश देने के लिए पद्य का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है नीति शिक्षा। इसका विषय क्या है? नीति शिक्षा। हितोपदेश में नीति शिक्षा प्रदान की गई है। हितोपदेशकार जो नारायण पंडित हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि यह ग्रंथ संस्कृत उक्तियों में पटुता लाता है, वाग वैदग्ध्य और नीति विद्या प्रदान करता है। इसी प्रकार से इसका अगला पॉइंट है व्यावहारिक शिक्षा। इसका मुख्य विषय क्या है? व्यावहारिक शिक्षा। हितोपदेश में सुंदर रीति से जीवन के व्यावहारिक पक्ष का चित्रण किया गया है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में अनेक लोगों से संपर्क में आता है, तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका इसमें प्रतिपादन किया गया है। कवि ने काक, कूर्म, मृग, आखू, गीध, मार्जार आदि पशु पक्षियों के सामान्य कथाओं के द्वारा मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत किया है। तो इसमें कवि का उद्देश्य क्या था? कवि का यह उद्देश्य रहा है कि मानव को सदाचारी, राजनीति पटु और व्यवहार कुशल बनाना। तो हितोपदेश में कथाओं के द्वारा मानव के नैतिक जीवन और पारस्परिक व्यवहार का सुंदर वर्णन किया गया है, जिससे कि मानव धनवान, विद्यावान, ज्ञानी, सत्कर्म करने वाला, मैत्री भाव रखने वाला और आनंद प्राप्त करने वाला बन सके। कवि ने मूर्खों की निंदा की है और सज्जनों की प्रशंसा भी की है। देखिए, विद्या का महत्व बताते हुए कवि ने क्या लिखा है। कवि कहता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनयाद् याति पात्रताम, और विद्या से विनय की प्राप्ति, विनय से पात्रता की प्राप्ति, और जो पात्र होगा वो धन प्राप्त कर सकता है, और धन प्राप्त होने से धर्म कर्म किया जा सकता है, और उसी धर्म के माध्यम से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला जो है विषय वस्तु उसकी है उपदेशात्मकता। हितोपदेश में पशु पक्षियों के माध्यम से राजनीति और लोकाचार विषयक उपदेश दिए गए हैं। कवि ने व्यक्ति, जाति, धर्म, राष्ट्र आदि सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ भी अवसर मिला तुरंत उपदेश प्रदान करा है। देखिए, उन्होंने विश्व कुटुंबकम की परिकल्पना करते हुए कितनी सुंदर बात कही है। अयम अनिज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी प्रकार से कवि ने विद्वान पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चंद्र तमो हन्ति न त तारा गणो अपि। इन सब श्लोकों का अध्ययन हम आगे विस्तृत करेंगे। अगला पॉइंट आता है विषय वस्तु के बारे में कि इसमें राजनीति की शिक्षा भी दी है। हितोपदेश में राजनीति पर भी सुंदर विचारों का प्रतिपादन किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही राजा सुदर्शन ने अपने मूर्ख पुत्र, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नित्य उन्मार्गगामी हैं,
ऐसे मूर्ख पुत्रों को राजनीति में निपुण बनाने के लिए विद्वानों की सभा बुलाई और आचार्य विष्णु शर्मा को अपने पुत्रों को सौंप दिया। तो हितोपदेश के जो पशु पक्षी आदि पात्र जो हैं वो मनुष्यों के समान ही नीति में, राजनीति में, संधि विग्रह आदि में विशेषज्ञ हैं। जो ये पात्र हैं पशु पक्षी, वो मित्रता में, शत्रुता, राग, द्वेष, लोभ, मोह, छल, प्रपंच सभी से युक्त है। और इसका जो एक पात्र है मूषिकराज हिरण्यक, वो तो राजनीति में इतने निपुण हैं कि अपने प्राणों को दांव पर लगा कर भी अपने मित्र को बचाते हैं। धूर्त श्रृगाल राजा की अनिवार्यता विषयक राजनीतिक नैपुण्य। राजानम प्रथमम विंदे ततो भार्या ततो धनम। राजा को प्रथम वंदना करनी चाहिए, उसके बाद भार्या की, भार्या मतलब पत्नी की, उसके बाद धन की। मतलब प्रथम वंदना किसकी होनी चाहिए? राजा की। राजनीति में निपुण बनाने के लिए आपको सिखाया है कि सबसे पहले यूँ नहीं कि मैं धन के बारे में सोचूं या मेरी पत्नी के बारे में सोचूं। सबसे पहले आप किसको नमन करो? राजा को। राजानम प्रथमम विंदे ततो भार्या ततो धनम। राजन्य सती लोके अस्मिन कुतो भार्या कुतो धनम। राजा से बढ़कर इस लोक में क्या तो भार्या और कहाँ धन, कुछ भी नहीं। सबसे पहले राजा, उसकी शरण में गए तो आप सबसे बच सकते हो। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं इसके विषय वस्तु के बारे में कि इसमें सदाचार का प्रतिपादन किया गया है। हितोपदेश में सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। जैसे कि काक कुर्म कथा के अंदर मैत्री भाव का वर्णन है। वृद्ध व्याघ्र की कथा में लोभ विवेचन का वर्णन किया है कि लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बताया है। मृग, काक और शृगाल की कथा में विश्वास न करने का, घृत मार्जार कथा में अतिथि सेवा का महत्व बताया है। इसी तरह से एक आती है हिरण्यक कथा, उसमें धन का महत्व बताया है। एक और कथा है संचयशील चंबुक, उसमें अति संचय का परित्याग करने का बताया है। इस प्रकार से आपको बहुत से उपदेशात्मकता बातें कही गई है जिससे आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चलें, विवेकपूर्वक आचरण करें, सही गलत का सही समय पर निर्णय कर सकें। अगला पॉइंट आता है जीवन दर्शन। हितोपदेश में मानव जीवन का सुंदर दिग्दर्शन कराया है। हितोपदेश के जो पशु पक्षी आदि पात्र हैं वो मानवीय गुण और स्वभाव से परिपूर्ण है। इन्हें मनुष्य के समान ही चिंतन की और मनन पूर्वक व्यवहार करते हुए बताया है कि पशु पक्षी तो हैं लेकिन उनमें सारे गुण मानवों जैसे ही हैं। उसी प्रकार से सोचते हैं, उसी प्रकार से विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं और यथो अवसर वो कार्य करने में भी कुशल हैं। कौन? पशु पक्षी। और मानव के स्वभाव के समान ही उन्हें चतुर बताया गया है। अब पशु पक्षियों के माध्यम से आपको शिक्षा देने का भरपूर प्रयत्न किया गया है। इसके अलावा कवि ने सुभाषित का भी प्रयोग किया गया है। सुभाषित के माध्यम से आपको कूट कूट कर महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं। वो भी आप आगे जब हम अध्ययन करेंगे पूरे पुस्तक का तो उसमें आपको जो भी सुभाषित आएंगे आपके परोक्षोपयोगी होंगे, उन्हें विस्तृत समझाया जाएगा। अगला पॉइंट आता है भाषा शैली। हितोपदेश की भाषा भी अत्यंत सरल है और सुबोध है, एकदम से समझ में आ जाती है। ऐसी भाषा कोई कठिन भाषा नहीं है। इसकी भाषा बड़ी स्वाभाविक है और प्रवाहमयी है।
इस प्रकार से आपको हितोपदेश के बारे में पूछा जाए कि इसके मुख्य विषय क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उसका महत्व बताइए, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। और हमारे कोर्स में जो पुस्तक है हितोपदेश का मित्र लाभ, उसका अध्ययन हम कल से प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।